नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार की मिट्टी देखेंगे। उसके बाद मिट्टी देखने के बाद वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे, जो वन्यजीव हैं, ठीक है, वन एवं वन्यजीव। उसके बाद आपदा देखेंगे, बिहार में आपदा प्रबंधन। इससे पहले डे 2 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट किया है। डे 1 में, आज डे 3 है। तो आइए बिहार की मिट्टी से शुरुआत करते हैं। तो सिंपल और शॉर्ट में देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी का निर्माण पहले कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण जो है ना, चट्टानों को टूटने फूटने से, मतलब चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण जो है ना, मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान और प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये सभी कारक हैं मिट्टी के टूटने फूटने में। ओके, इसका अध्ययन जो है ना पेड्रोलॉजी कहा जाता है। और विश्व मृदा दिवस जो है ना 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वही बिहार में जो है ना 90% क्षेत्र जो है ना जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को ही अपोड और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो बिहार के मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा गया है। तो उत्तर बिहार में पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को बांगर और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। वही दक्षिण बिहार में मिट्टी की टाल मिट्टी, कंगाली मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसको करेल कैवाल कहते हैं, और लाल पीली जिसको हम लोग बलथर मिट्टी कहते हैं। एक बार यही बीपीएससी में पूछा गया था कि करेल कैवाल मिट्टी, करेल कैवाल क्या है? तो करेल कैवाल एक दोस्तों मिट्टी है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्ट में पहले ले लेते हैं ब्रीफली कि ये कौन कौन सी मिट्टी के बारे में कह रहा है। देखिए दोस्तों, अगर ये बिहार का मैप है तो यहाँ पे जो ना पश्चिम चंपारण है, ठीक है ना, ये पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण है। तो यहाँ पे है ना पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। उसके बाद यहाँ जो है ना 5 से 7 किलोमीटर, ये जो है ना इतना, यहाँ पूर्वी चंपारण से लेके किशनगंज तक ये है ना तराई मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तराई मिट्टी है। ये कौन है? पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी है। उसके बाद आप लोग को पता है कि बिहार से गंगा नदी यहाँ फ्लो होती है, गंगा नदी, ठीक है। गंगा की जो सहायक नदियाँ आप लोग को मैं पहले पिछले क्लास में बता दिया था। यहाँ से कर्मनाशा नदी जाती है, सोन नदी जाती है, कि निरंजना फल्गु मिलके ये बन जाती है। उसके बाद है ना सो अजय नदी जाती है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ जमुई से। उसके बाद यहाँ से महानंदा, पश्चिम चंपारण, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। तो यहाँ जो है ना सोन नदी जो है ना, ये गंगा नदी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी, ये मिट्टी मिलेगी यहाँ पर का, यहाँ पे ये मिट्टी मिलेगी सो ताल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? ताल मिट्टी मिलेगी। ओके, और उसके बाद तराई मिट्टी हम लोगों ने अभी बात किया कि ऊपर में मिलती है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी यहीं पे मिलेगी। और इस साइड में ना दोस्तों, ये मिट्टी जो है ना, जैसे नदी के साइड में, तो ये मिट्टी हो जाएगी कंगारी मिट्टी हो जाएगी आपको, ठीक है ना, ये मिट्टी कंगारी मिट्टी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं आगे। जैसे उत्तर बिहार की मिट्टी जो है ना दोस्तों, तो उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदी? हिमालयी नदी है, जैसे गंगा है, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, एवं 4 उपवर्गों में इसको बांटा गया है। तो आइए आगे। पर्वतीय मिट्टी को पीडमाउंट मिट्टी भी कहते हैं हम लोग दोस्तों। और ये पश्चिम चंपारण में उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी में मिलती है और अधिक उपजाऊ है, क्योंकि अधिक वर्षा होती है और यहाँ नमी पाई जाती है, और धान मक्के की खेती अच्छी होती है। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि कहाँ पे है। उसके बाद तराई की मिट्टी की बात करें दोस्तों, तराई मिट्टी उत्तर सीमा पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्वी किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक होती है और दलदली होती है, इसमें मतलब कम उपजाऊ है ये मिट्टी ठीक है। और इसका रंग जो है ना हल्का भूरा और पीला रंग का होता है। धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। ओके, उसी प्रकार अगर हम लोग पुरानी जलोढ़, जिसे हम लोग बांगर कहते हैं, याद रखिएगा, पूछता है पुरानी जलोढ़ को कौन सी मिट्टी कहते हैं, तो बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। पुराना मतलब खाने वाला, पुराना सामान मतलब बसिया हो जाता है, तो बांगर, ठीक है। और नवीन मतलब नवीन, नया नया, ठीक है, तो खादर खाने वाला सामान है, ऐसे करके हम याद किए थे, और आप भी ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, बाढ़ और पानी की प्रतिवर्ष यहाँ नहीं पहुँच पाती, इसके कारण ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और इस जो मिट्टी है मुख्यतः किस विस्तार का है इसका? तो घाघरा, गंडक, दोआब, बूढ़ी गंडक एवं पश्चिम भाग में विस्तार है। और इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। इसी मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी कहा जाता है? तो ये पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को। इसमें जो है ना चूना और पोटाश की अधिकता होती है, वही फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। मतलब अधिकांश मिट्टी में देखिएगा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना दोस्तों। और ये क्षारीय मिट्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरानी जलोढ़ क्षारीय मिट्टी है। समुद्री मतलब दोस्तों इसको बाल सुंदरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना की खेती उगाई जाते हैं, की जाती है।
अब बाल सुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है दोस्तों, ये उत्तर बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण इत्यादि जिले में है। वही नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये खादर है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है और इसका रंग है गहरा भूला। वही बालू एवं चीका की प्रधानता होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और अत्यधिक उर्वर होती है। इसमें धान, गेहूँ, जूट, मक्का की पैदावार अच्छी होती है दोस्तों। तो ये अत्यधिक उर्वर है। अगर पुरानी जलोढ़ मृदा की पुरानी और इसमें कौन सी उर्वर ज़्यादा होगा तो नवीन जलोढ़ ज़्यादा उर्वर होगा। अब हम लोग दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है उससे पे बात करते हैं दोस्तों। तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने पहले ही देखा था कि एक टाल मिट्टी, कंगाली मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो टाल मिट्टी जो है ना दोस्तों, टाल मिट्टी कहाँ, इसका विस्तार कहाँ है, गंगा नदी के दक्षिण तट पे बक्सर से भागलपुर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में हम लोगों ने देख लिया था कि टाल मिट्टी कहाँ विस्तार है। और इस मिट्टी का जो दोस्तों रंग है ना, धूसर रंग एवं भारी मिट्टी है। धूसर रंग की एक भारी मिट्टी है और इसमें रबी की फसल और दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रबी फसल कौन कौन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रबी फसल कौन कौन है बताइए आप लोग। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी फसल है। उसके बाद हम लोग कंगारी मिट्टी की बात करते हैं तो सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे ये मिट्टी मिलती है। सोन ये सब, जैसे ये नदी बह रही है ना, तो इस साइड में जो आपका है ना कंगारी मिट्टी मिलेगी। ओके, उसमें मोटे अनाज और ये जो है ना सब्जी के लिए उपयुक्त है। मक्का, सरसों, मिर्चा आदि वगैरह यहाँ पे उगाई जाते हैं। वही हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें, पुरानी जलोढ़ ये करेल कैवाल, ठीक है मिट्टी। इसका विस्तार जो है ना दोस्तों, बक्सर, उत्तरी, गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। ओके, और ये उर्वरक शक्ति से काफ़ी अधिक है और ये जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसमें पुरानी जलोढ़ में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और इसका रंग जो है ना भूरा पीला हल्का रंग है। धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूँ के लिए उपयुक्त है। ओके, अब दोस्तों लाल पीली या बलथन मिट्टी की हम लोग बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है ना पश्चिम में कैमूर सैनिक के निकट है, ठीक है, और 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। और इस मिट्टी का जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी में और बांका, नवादा, औरंगाबाद पठारी क्षेत्र में ये पाई जाती है। रेत और कंकर की बहुलता होती है, मतलब अधिकता होती है और शक्ति मतलब जो है ना उर्वरक शक्ति काफ़ी कम है। मतलब इसमें जो ये लाल मिट्टी है ना, इसमें उर्वर नहीं होता है, जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम है। लौह एक्स की प्रधानता के कारण ये मिट्टी लाल रंग का होता है और प्राकृतिक में अम्लीय होता है, ठीक। उसके बाद इसमें अगर दोस्तों कम उर्वर है, कम उपजाऊ है तो मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मोटे अनाजों की खेती यहाँ की जा सकती है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग देख लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी और कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, और हम लोगों ने बात किया था कि दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्षारीय होती है, वही लाल पीली मिट्टी अम्लीय होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग वन एवं वन्य जीव पे बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है दोस्तों कि बिहार में जो है ना मानसूनी प्रदेश है। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है और ये मानसूनी पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें दोस्तों तो इसमें वर्षा की औसतन कितनी होती है, वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ये आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में साल, सेमल, जामुन और सागवान के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें सवाई वगैरह के लिए घास, हाथी, ये सब देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो मतलब वन पूछा जाता है और स्पेशली कि वर्षा कितना होता है, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है और इसमें आर्द्र पर्णपाती में साल, सेमल, जामुन और सागवान की वृक्ष मिलते हैं। वही शुष्क पर्णपाती की बात करें दोस्तों तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तब, ठीक है। शुष्क मतलब ड्राई, तो ड्राई में कम ही वर्षा होगा। उसके बाद बिहार के अधिकांश भाग इसी वन से घिरे हुए हैं, जिसमें मतलब कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। जैसे इसमें जो वृक्ष मिलते हैं शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन और बांस इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। आप लोग तो इन मतलब जैसे साल को भी जानते हो, शीशम को भी जानते होइएगा, साल के पेड़, महुआ पेड़, जामुन, बांस वगैरह सबको तो जानते ही होइएगा।
अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि बिहार के वन्यजीव अभयारण्य पे हम लोग बात करते हैं। तो एक बिहार में एक जो है ना राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, वही 12 वन्यजीव अभयारण्य है। डाटा कहाँ है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का। तो टोटल कितना हो गया वन्यजीव अभयारण्य? तो 12 1 13 हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान है, 12 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है ना, टोटल 13 है। तो बात करते हैं एक एक करके। वाल्मीकि वन्यजीव उद्यान क्या है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पश्चिम चंपारण में, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का सबसे घने वन यहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद भीम बांध कहाँ है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में। भीम बांध में क्या मिलता है दोस्तों? तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ इत्यादि प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। ये याद रखिए, स्थल याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में। कांवर झील हम लोगों ने बात किया था कि बेगूसराय में है, और ये साइबेरियन पक्षियों के लिए आश्रय है। यहाँ पे आराम से सूची में शामिल हुआ। प्रथम आर्द्रभूमि था जो 2020 में शामिल हुआ था। ठीक है ना, 2020 में शामिल हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। नाम से यह स्पष्ट है, कैमूर रोहतास में होगा, और ये 1784.73 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है ना। नागी वही जमुई में है, सबसे छोटा है। ठीक है ना, सबसे छोटा है कितना? 1.92। नागी नकटी कहाँ है? दोनों जमुई में है, और दोनों को रामसर सूची में शामिल किया गया 2024 में। ठीक है। उसके बाद राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, नाम से ही पता है कि स्पष्ट है, नालंदा में है। ठीक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का है? पश्चिम चंपारण में है उदयपुर। इसको भी रामसर सूची में 2025 में शामिल किया गया। रजौली का है? नाम से ये स्पष्ट है, नवादा में है। ओके। कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभयारण्य का है? दरभंगा में है दोस्तों। यहाँ भी साइबेरियन पक्षियों का आश्रय है। वही विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में, आप लोग को पता ही होगा। वहीं बरेली सलीम अली पक्षी अभयारण्य का है? ये वैशाली में है, और दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। याद रखिएगा दोस्तों, बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य अक्सर पूछा जाता है वैशाली में, और काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। वही रजौली नवादा में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का है? पश्चिम चंपारण में है। ठीक। तो इसको मैप में दर्शा दिया गया है बहुत अच्छे से, तो आप लोग देख लीजिए कि यहीं पे है ना, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं पे है, उदयपुर यहीं पे है। उसके बाद आप लोग को दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है। उसके बाद कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। उसके बाद भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है। वहीं मुंगेर में भीम बांध है। मुंगेर में क्या है दोस्तों? भीम बांध है। नागी नकटी कहाँ है? जमुई में है। रजौली नवादा में है। राजगीर या पंथ वन्यजीव अभयारण्य भी इसी को कहा देते हैं, तो ये नालंदा में है। गौतम बुद्ध के नाम से ही स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, तो गया जी में है। और कैमूर में है। ठीक है ना, कैमूर वन्यजीव, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बिहार के रामसल स्थल कौन कौन से हैं। बिहार के अभी वर्तमान में 6 रामसल स्थल है बिहार में। ठीक है ना। और पहला रामसर स्थल आप लोग का कांवर झील है, जिसको हम लोग कांवर ताल झील भी कहते हैं, और पूछा भी जाता है, एक बार पूछा गया था बीपीएससी में, कांवर ताल झील कहाँ है? तो ये है बेगूसराय में है दोस्तों। कब इसको रामसर सूची में शामिल किया गया? 2020 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2620 हेक्टेयर है, मतलब 2620 हेक्टेयर है। वहीं नागी और नकटी कहाँ है? जमुई में है नागी नकटी। ठीक। और इसका 206 हेक्टेयर है नागी का, सबसे छोटा है यही। ठीक है ना, सॉरी, सबसे छोटा है आपका गोगाबिल झील कटिहार में है। ठीक। उसके बाद नागी, जमुई, नकटी, जमुई, गोकुल झील कहाँ है? बक्सर में। गोकुल झील बक्सर में है। और उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। और गोगाबिल कटिहार में, ऐसे करके याद रखिएगा। कांवर झील बेगूसराय, नागी नकटी जमुई, गोकुल बक्सर, गोकुल बक्सर, उदयपुर पश्चिम चंपारण, गोगाबिल कटिहार। ठीक। और कांवर झील को 2020 में मतलब रामसर सूची में शामिल किया गया। वहीं नागी नकटी को 24 में, और इन तीनों को 25 में शामिल किया गया। वही सबसे बड़ा जो है ना कितना 2620 हेक्टेयर है, और सबसे छोटा गोगाबिल झील है जो कि 86.63 हेक्टेयर है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको वन्यजीव मतलब जो है ना वन रिपोर्ट देख लेंगे। उसके बाद आपदा प्रबंधन का जो भी है वो 2 टॉपिक बचा हुआ है मेरा, तो बिहार का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।